Hello my dear students, welcome back to Magnet Brains, the only channel where you get 100% free and quality education without any paid subscription. This is Saloni Pandey, your psychology educator और आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम करने जा रहे हैं क्लास 12 साइकोलॉजी मैग्नेट ब्रेन सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड पेपर नंबर 8। अब तक हमने 7 पेपर्स को सॉल्व कर लिया है जो कि मैग्नेट ब्रेन सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस हैं आपकी क्लास 12 साइकोलॉजी से। जैसे कि आप सभी जानते हैं बहुत जल्द बोर्ड एग्जामिनेशंस कंडक्ट होने वाले हैं, तो हमको चाहिए कि हमारी प्रैक्टिस जो है वो बिल्कुल 200% रहे, यानी कि बहुत 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 अच्छी रहे, जिसके थ्रू हम अपने मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे सिक्योर कर सके बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए मैं लेकर आ जाती हूँ आपके लिए ढेर सारे मैग्नेट ब्रेन सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस। आई होप सो आप सभी मेरे साथ में वो सैम्पल पेपर्स को कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, ताकि एक फ्लो कंसिस्टेंसी बनी रहे और साथ ही साथ में एग्जाम टाइम में बिल्कुल भी स्ट्रेस ना रहे, बिल्कुल रिलैक्सड रहो, फ्रस्ट्रेट ना हो और इसीलिए अपने पेपर को आंसर करो। तो इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर में पेपर नंबर 8 को सॉल्व करना और देखते हैं आपके पूरे सिलेबस में से और क्या सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मैग्नेट ब्रेन्स जिससे आप अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं वो आपके लिए लेकर आया है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12th तक के मैग्नेट ब्रेन्स। ध्यान से सुनना, मैग्नेट ब्रेन्स बुक्स एंड ई बुक्स। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स अपने खुद के बुक्स एंड ई बुक्स लेकर आया है आप हमारे प्यारे किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए। ये बुक्स कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, जैसे कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस, एमसीक्यू बुक्स, थ्योरी बुक्स एंड मेनी मोर। बहुत रिच है अपने कंटेंट में, हाई क्वालिटी कंटेंट है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत हेल्प करेंगे। साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स भी अवेलेबल होते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां पर एक फॉर्म फिल करना है, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, इजीली इन सारी चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हो। तो दैट्स अगेन अ वेरी सिंपल प्रोसेस। इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं आज हम पेपर नंबर 8 को सॉल्व करना। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं पेपर के, जैसे कि आप जानते हो कि जो सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज हुआ था, सेम उसी पेपर पैटर्न पर हमने आपके सारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स बनाए हैं। तो इसीलिए आपको उस पैटर्न को अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि उसी के बेसिस पर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन आएगा, है ना। तो एक जल्दी से फटाफट से जो है गेम के सारे रूल्स रेगुलेशन समझ लेते हैं। केबीसी चलता है ना यहाँ पे एमसीक्यूज का। देखो मतलब इन शॉर्ट जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं पूरे पेपर को लेके वो फटाफट समझ लेते हैं, ठीक है। देखो 3 आवर्स में आपका पेपर कंडक्ट होगा। ओके, 3 आवर्स में आपको पेपर को सॉल्व करना है, 70 मार्क्स आपको मिलेंगे। जो भी डेली मेरे सारे सैम्पल पेपर्स को देख रहे हैं ना आप सभी को ये चीज़ें याद हो गई होंगी, बट स्टिल कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं, है ना, मतलब लेक्चर देख रहे होते हैं। तो इसीलिए उनके लिए मैं एक बार सारा कुछ रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा कि 3 आवर्स का पेपर होगा, 70 मार्क्स टोटल आपको मिलेंगे एंड क्वेश्चंस विल बी 36 इन टोटल। ये 36 क्वेश्चंस और मार्क्स को डिवाइड किया गया है 6 सेक्शंस में। ओके, सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। अब जो आपका सेक्शन ए है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का। यहाँ पे 18 क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क फॉर ईच, 1 मार्क ईच। सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, 19 से लेके 23 तक क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। सेक्शन सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, 24 से लेके 27 तक, 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। सेक्शन डी में 28 से लेके 31 तक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। सेक्शन ई में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, दिस इज लॉन्ग आंसर। ओके, 32 क्वेश्चन, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, 6 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। सेक्शन एफ आपका केस बेस्ड है, यहाँ पर केसेस रहेंगे, उसके बेसिस पर आपसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे। तो 33 से लेके 36 तक क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे एंड 2 मार्क्स फॉर ईच। क्लियर? एक बार वर्ड लिमिट और बता देती हूँ। जो आपका सेक्शन बी है आपको उसमें 30 वर्ड्स में आंसर करना है क्वेश्चन को, सेक्शन सी में 60 वर्ड्स में आंसर करना है, सेक्शन डी 120 वर्ड्स एंड सेक्शन ई 200 वर्ड्स।
अगेन सेक्शन F 30 वर्ड्स। क्लियर? तो ये वर्ड लिमिट है, आपको इस तरह से अपने पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, और ये सब कुछ आपको करना है सिर्फ और सिर्फ 3 आवर्स में। तो अपनी स्पीड को, अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखो, पेपर सॉल्व करते रहो और आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। क्लियर? आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर। तो आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट कर देते हैं हमारे पेपर को सॉल्व करना, जिसके लिए आप लोग भी वेट कर रहे हो और मैं भी वेट कर रही हूँ कि हम स्टार्ट करते हैं पेपर को। ओके, सो दीज आर द जनरल इंस्ट्रक्शंस दैट यू मस्ट नो। ठीक है, ये सब आपको पता होने चाहिए, इसी के बेसिस पर पूरा क्वेश्चन आएगा। ओके, क्वेश्चन पेपर आएगा। सो लेट्स स्टार्ट सेक्शन ए। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 1, आपको मुझे इसके आंसर देना है ना। मैं केबीसी जो बोलती हूँ ना, वो कौन बनेगा करोड़पति में जैसे होता है, अमिताभ बच्चन क्वेश्चन पूछते हैं, मैं यहाँ पे अमिताभ बच्चन हूँ और आप लोग कंटेस्टेंट है, आपको मुझे आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे आंसर बताएंगे, और आंसर कैसे बताना है, थोड़ा रूल्स वो भी जान लो। लाइफलाइन नहीं मिलेगी यहाँ पे, जस्ट आपको, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है, तो आपको मुझे आंसर करना है 1A। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी है, तो आपको आंसर करना है 2C। क्लियर? ऐसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरे प्यारे प्यारे ये जो होनहार स्टूडेंट्स हैं, ये कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पेपर को सॉल्व करना। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पर्सन दैट डिवाइस्ड सिस्टमैटिक टेस्ट टू मेजर इंटेलिजेंस टेस्ट? कौन वो इंसान है जिनने, मतलब पहले इंसान है, फर्स्ट पर्सन है, जिन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट को मेजर करने के लिए सबसे पहले एक सिस्टमैटिक टेस्ट को डिवाइस किया था। यानी सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट को करने के लिए एक सिस्टमैटिक टेस्ट को डिवाइस किया था, वो फर्स्ट पर्सन कौन है? ऑप्शंस: टर्मन, बिनेट, थोरुडिके या वेस्लर। एक बार फिर से बोल देती हूँ, टर्मन, बिनेट, थोरुडिके या वेस्लर। ध्यान करो, थोड़ा सा याद करो और फिर सोचो कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बिनेट और एल्फ्रेड बिनेट। करेक्ट आंसर इज एल्फ्रेड बिनेट। अच्छा, ये क्वेश्चन कहां से आया, कौन से चैप्टर से आया? चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, हमने पढ़ा है ना साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। चैप्टर नंबर 1 इंटेलिजेंस टेस्ट को हमने पढ़ा, थ्योरीज वगैरह पढ़ी। तो सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट कंडक्ट करने के लिए जो टेस्ट बनाया था वो एल्फ्रेड बिनेट ने बनाया था। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि आप थोड़ा सोचो कि मैंने इस तरह का कंसेप्ट जो है कौन से चैप्टर में पढ़ा था, वो चैप्टर को रिकॉल करो, चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था उसको रिकॉल करो। मान लो आपका आंसर नहीं आ रहा है तो मैं बता रही हूँ, तो फिर आप थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पाओगे, आप एटलीस्ट एलिमिनेट तो कर ही पाओगे कि ये तो मैंने नहीं पढ़ा था। ठीक है, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगी कि कैसे ऐसे करते हैं। क्लियर? आई होप सो दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, एबिलिटी टू यूज past experiences creatively to solve novel problems is known as। जब आप अपने past experiences को use करते हो ताकि आप novel problems को solve कर पाओ, तो उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, मतलब पास्ट लाइफ में जो भी कुछ हुआ था उसके सारे एक्सपीरियंसेस को यूज़ करना आज की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, उसे क्या बोलेंगे? ठीक है, ऑप्शंस: म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस या कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। अब आप लोग रीड करो और मुझे बताओ कि करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। बहुत सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड यूज करोगे ना, आप फट से आंसर बता दोगे। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, दैट इज एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। अब मैंने क्यों बोला कि ये बहुत सिंपल है, देखो क्वेश्चन में ही लिखा है ये चीज कि आप क्या यूज कर रहे हो, पास्ट एक्सपीरियंसेस। अब जब आप पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज कर रहे हो तो उसमें म्यूजिक का तो कोई रोल है ही नहीं, इंटरपर्सनल की भी बात नहीं है, कॉन्टेक्चुअल की भी बात नहीं है। देखो आंसर में ऑलरेडी एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, एक्सपीरियंशियल, जिसका मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा आपने अपना माइंड यूज करोगे आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा, दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस उन लोगों के लिए होता है जो म्यूजिक वगैरह में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इंटरपर्सनल उनके लिए होता है जो
अपने और दूसरों की, मतलब स्पेशली दूसरों के फीलिंग्स, इमोशंस, मोटिव्स, डिजायर्स को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस जो होता है वो आपका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, एनालिटिकल, इससे रिलेटेड होता है। ठीक है, हमने पढ़ा है ना, एक कॉन्टेक्चुअल होता है, एक जो है आपका एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस होता है, एक कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस होता है। क्लियर? तो उसकी बात यहाँ पर हो रही है। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, दैट इज एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। आप एक्सपीरियंसेस को यूज कर रहे हो। ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 3। एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस रेफर्स टू ऑप्शंस, ये तो सिंपल है ना। ऑप्शन: रिस्पेक्ट फॉर सोशल ऑर्डर, सेल्फ एक्सपोजर, डिस्क्रिमिनेशन या कमिटमेंट। ठीक है, ए बी सी डी, इनमें से क्या होगा करेक्ट आंसर फॉर एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस रेफर्स टू? एंड द आंसर इज, जल्दी से बताओ ना कमेंट सेक्शन में, फटाफट आंसर्स दो। ओके, द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी, दैट इज कमिटमेंट। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को ये चीज़ बोलती हूँ कि जब भी आप एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, तो आपको सिर्फ कंसेप्ट्स अपने अच्छे से क्लियर रखने हैं और साथ ही साथ में आपको चैप्टर्स को रीड करना है। अगर आप चैप्टर्स को रीड कर रहे हो तो ही आप जो है यहाँ पर सारे एमसीक्यूज को आंसर कर पाओगे, क्योंकि जब हम चैप्टर्स को रीड करते हैं तो हम वहाँ पर फैक्चुअल चीज़ों को भी रीड करते हैं और वो फैक्चुअल चीज़ों को साइड में लिख लो, बाद में रिवाइज कर लो, तो ऐसे करके क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे, एमसीक्यू स्पेशली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The notion of self efficacy is based on, ये जो नोशन है सेल्फ एफिकेसी का, ये किस एक चीज पर बेस्ड होता है? ठीक है, बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, रॉगर्स थ्योरी, स्किनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग या बेंदुरास सोशल लर्निंग थ्योरी। सेल्फ एफिकेसी का नोशन किस एक चीज पर बेस्ड है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बेंदुरास सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, तो इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं, दैट इज एज क्लियर एज इट इज। Question number 5. Who among the following psychologists divided all personalities into introverts and extroverts? वो कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सभी तरह की पर्सनालिटी को इधर इंट्रोवर्ट इधर एक्सट्रोवर्ट में डिवाइड कर दिया था? ओके, ऑप्शंस: फ्रॉइड, दैट इज सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल जंग, एडलर या एरिक्सन। ठीक है, कौन थे जिन्होंने सभी तरह की पर्सनालिटीज को इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स में डिवाइड कर दिया था? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन, जल्दी से बताओ, ए बी सी डी, इनमें से क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज कार्ल जंग। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, मान लो एमसीक्यूज आप देख रहे हो, आपने देखा कि यार इसके बारे में मैंने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, याद नहीं आ रहा है, मतलब कुछ कुछ रिलेट कर पा रहे हो पर ज़्यादा अच्छे से याद नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपकी नोटबुक है, जो मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, तो वहीं पर नोट्स में लिख लो ये चीज़। जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, तो आपने लिखा कार्ल जंग पर्सनालिटीज, ठीक है, इंट्रोवर्ट्स, एक्सट्रोवर्ट्स, बस इतना सा एक पॉइंट है, इसको ऐड कर लो अपनी नोट्स में, तो जब भी एग्जाम वगैरह में जाओगे तो बस इसी को फिर आपको रिवाइज कर लेना है, तो याद रहेगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6. In which of the following psychosexual stage of development pleasure is obtained through stimulation of the mouth? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट होता है ना, तो कौन सी साइकोसेक्सुअल स्टेज है डेवलपमेंट की जहाँ पर प्लेजर जो है वो स्टिमुलेशन ऑफ माउथ के थ्रू होता है? प्लेजर जो सीख कर रहे हो दैट इज फ्रॉम योर स्टिमुलेशन ऑफ माउथ। ओके, ऑप्शंस: ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज या जेनिटल स्टेज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ओरल स्टेज, क्योंकि जब ओरल स्टेज में आपका डेवलपमेंट हो रहा होता है तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, अंगूठे को जो है अपने माउथ में मतलब सक कर रहे होते हैं, साथ ही साथ में जो है कुछ ना कुछ अपने माउथ की बैबलिंग कर रहे होते हैं, तो उसके थ्रू उनको जो है प्लेजर दे सीक। क्लियर? तो इसीलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ओरल स्टेज। नेक्स्ट, frustration aggression is a very famous hypothesis proposed by.
फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन एक बहुत ही फेमस हाइपोथेसिस है. इसको किसने प्रपोज किया था? रॉगर, दैट इज कार्ल रॉगर्स, डॉलर्ड एंड मिलर, मैस्लो या एंडलर एंड पार्कर. ठीक है, फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन का एक हाइपोथेसिस है, बड़ा ही फेमस हाइपोथेसिस है. किसने दिया था? ऑप्शन ए, बी, सी, डी. करेक्ट आंसर इज यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज डॉलर्ड एंड मिलर. डॉलर्ड एंड मिलर होते हैं जो ये फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस को प्रपोज करते हैं. ओके, नेक्स्ट. An individual's level of stress which helps in achieving peak success and managing minor crisis is known as. एक इंडिविजुअल लेवल ऑफ स्ट्रेस जो कि जिसके थ्रू या जो हेल्प करता है सक्सेस अचीव करने में और माइनर क्राइसिस को भी मैनेज करने में, उसे क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल्स लेवल ऑफ स्ट्रेस विच हेल्प्स इन अचीविंग पीक सक्सेस एंड मैनेजिंग माइनर क्राइसिस इज नोन एज. ओके, स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, यूस्ट्रेस या स्ट्रेन. बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या बोलेंगे? ऐसा इंडिविजुअल लेवल ऑफ स्ट्रेस जिसके थ्रू आप सक्सेस अचीव कर रहे हो, जिसके थ्रू आप माइनर क्राइसिस को भी मैनेज कर पा रहे हो. स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, यूस्ट्रेस या स्ट्रेन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज यूस्ट्रेस. ओके, तो स्ट्रेस, डिप्रेशन ये सब हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा, बट यूस्ट्रेस को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, तो उसको भी ध्यान रखना है. ओके, नेक्स्ट. एंग्जाइटी डिसऑर्डर may be caused due to which neurotransmitter? एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो होता है वो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से होता है? ओके, ऑप्शंस GABA, दैट इज और गाबा, ICD-10, सेरोटोनिन या डोपामाइन. एंग्जाइटी डिसऑर्डर की बात हो रही है, ठीक है. गाबा, ICD-10, सेरोटोनिन या डोपामाइन. करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन ए, दैट इज GABA और गाबा. क्लियर? तो इसको भी अगर नोट करना है तो नोट कर लो, ठीक है. चैप्टर्स में पढ़े हुए हैं ये सारी चीजें आपने. ओके, नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. आई होप सो समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चंस, आंसर सारा कुछ सिंपल सिंपल है सारी चीजें. आई होप सो आपको समझ में आ रहा है. कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना मुझसे. बायोलॉजिकल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर आर. बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? ठीक है. फॉल्टी जीन्स, एंडोक्राइन इम्बैलेंसेस, माल न्यूट्रिशन या ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एंड द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. ये सभी होते हैं जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं बायोलॉजिकली, चाहे फॉल्टी जीन्स हो, चाहे एंडोक्राइन इम्बैलेंसेस हो या चाहे माल न्यूट्रिशन हो. ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, Galen elaborated on the role of 4 humors in personal character and temperament. गैलन जो है वो 4 ह्यूमर्स का रोल के ऊपर फोकस करते हैं पर्सनल कैरेक्टर में और टेम्परामेंट में. अकॉर्डिंग टू हिम द मटेरियल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स. उनके अकॉर्डिंग जो मटेरियल वर्ल्ड है वो 4 एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ है. अब वो 4 एलिमेंट्स क्या हैं और किस ऑर्डर में हैं ये आपको बताने हैं. ठीक है, ऑप्शन सुनो. अर्थ, एयर, स्काई, वाटर. अर्थ, फायर, स्काई, वाटर. अर्थ, एयर, फायर, वाटर या अर्थ, स्काई, एयर, फायर. ठीक है, बताओ मुझे क्या होगा करेक्ट आंसर. गैलन बताते हैं कि 4 ह्यूमर्स होते हैं जिनका हमारे पर्सनल कैरेक्टर और टेम्परामेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. आपको बताना है कि मटेरियल वर्ल्ड इनमें से वो कौन से 4 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है. एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन यस. जल्दी से बताओ, बस सोचो मत, अपने मन में मत रखो कि हाँ इसका आंसर ये होगा. मुझे बताओ, मैं आपकी टीचर हूँ ना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपको मुझे आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में. ऐसा नहीं है कि बस आपको पता है हाँ ये आंसर अभी मैम सही बताएंगी तो मैं क्रॉस चेक कर लूंगा. बताओ, थोड़ा सा एंगेज हो कमेंट सेक्शन में. ठीक है, बताओ जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा. ऑप्शन A, B, C या D. एंड yes, the correct answer is C, that is earth, air, fire and water. Sky is not there. क्लियर? तो स्काई को हटा देंगे और अर्थ, एयर, फायर और वाटर इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. रिपीटेड एसोसिएशन ऑफ
जब आप रिपीटेडली एसोसिएट होते हो और मतलब रिपीटेड एसोसिएशन होता है आपका अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स के साथ में विथ एन एवर्सिव कॉन्सिक्वेंस, उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, रिपीटेड एसोसिएट हो रहे हो आप अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स के साथ में जहाँ पर एक एवर्सिव कॉन्सिक्वेंस आपको मिलता है, उसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एवर्सिव कंडीशनिंग, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या मॉडलिंग? क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे? जल्दी सोचो और मुझे बताओ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज एवर्सिव कंडीशनिंग। सिंपल सा था, क्वेश्चन में दिया है एवर्सिव कॉन्सिक्वेंसेज है तो ऑब्वियस है कि एवर्सिव कंडीशनिंग की बात वहां पर हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, RET हैज बीन प्रपोज्ड बाय। RET किसने प्रपोज करी थी? अब्राहम मैस्लो, एल्बर्ट एलिस, आरन बैक या कार्ल रॉगर्स? अब पहले याद करो RET क्या था तो फिर जल्दी से कनेक्ट कर पाओगे। RET इज दी, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, रेशनल इमोटिव थ्योरी। नाउ टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। रेशनल इमोटिव थ्योरी किसने प्रपोज की थी? यस, वेरी गुड, आंसर इज सॉरी ऑप्शन बी, दैट इज एल्बर्ट एलिस। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉग्निटिव थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन इज गिवन बाय। अब जो कॉग्निटिव थेरेपी है डिप्रेशन को लेके वो किसने दी थी? ऑप्शंस, सॉरी, एल्बर्ट एलिस, सिगमंड फ्रॉइड, आरन बैक या नन ऑफ दीज? यस, द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज आरन बैक। ओके, सो ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आई होप सो कि आपको इसके आंसर्स पता है। अगर नहीं पता है तो फिर आप सोचो कि अभी आपको बहुत कुछ फैक्चुअल पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और फिर अगर आपको आंसर नहीं आया तो ये चीज सही नहीं लिखेगी, है ना। तो इसलिए अच्छे से जो है चीजों को कंप्लीट करो। लोगोथेरेपी इज गिवन बाय। अब लोगोथेरेपी किसने दी थी? विक्टर फ्रैंकल, सिगमंड फ्रॉइड, इवान पावलोव या कार्ल रॉगर्स? ये भी बहुत सिंपल है, जल्दी से। करेक्ट आंसर इज यस, ऑप्शन ए, दैट इज विक्टर फ्रैंकल। विक्टर फ्रैंकल ने ही लोगोथेरेपी दी थी। ओके, बाद में फिर इसके डिफरेंट नेम्स उन्होंने रखे ऑन द बेसिस ऑफ एंजाइटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, सिस्टमैटिक desensitization begins with some form of instrumental conditioning, relaxation training, इंस्ट्रूमेंटल ट्रेनिंग या नन ऑफ द अबव? जो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है वो स्टार्ट होता है विथ सम फॉर्म ऑफ, क्या इनमें से क्या होगा करेक्ट आंसर? इंस्ट्रूमेंटल रिलैक्सेशन, इंस्ट्रूमेंटल ट्रेनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या नन ऑफ द अबव? एंड द करेक्ट आंसर इज येस, ऑप्शन बी, दैट इज रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग के साथ में ही सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, मेकिंग इन्फरेंसेज अबाउट पर्सनल क्वालिटीज ऑफ पीपल ऑन मीटिंग देम इज कॉल्ड। जब भी आप लोगों से मिलते हो तो आप उनके बारे में कुछ इन्फरेंसेस बना रहे होते हो उनकी पर्सनल क्वालिटीज को लेके, इसे क्या बोलते हैं? ठीक है, ये सबकी आदत तो नहीं, हम सब करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? सोशल कॉग्निशन, प्रो सोशल बिहेवियर, इंप्रेशन फॉर्मेशन या सोशल फैसिलिटेशन? करेक्ट आंसर इज बहुत बहुत क्लियर है, अगर आप सही से उसको रीड कर रहे हो। सो करेक्ट आंसर इज यस, ऑप्शन सी, दैट इज इंप्रेशन फॉर्मेशन। देखो, जब भी हम लोगों के साथ में मिलते हैं उनकी पर्सनल क्वालिटीज को लेके इन्फ्रेंस बना रहे होते हैं तो हम एक इंप्रेशन फॉर्म कर रहे होते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इंप्रेशन फॉर्मेशन। क्लियर? नाउ यू हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, improvement in behavior due to presence of other individual is known as। जब हमारे आसपास में और भी लोग होते हैं तो उनकी प्रेजेंस की वजह से जब हमारे इंप्रूवमेंट होता है बिहेवियर में तो इसे क्या बोला जाता है? ठीक है, इमिटेशन, सोशल फैसिलिटेशन, इंटरैक्शन या नन ऑफ द अबव? Yes, it is also very simple. The correct answer is option B, that is social facilitation. क्योंकि हमको सोसाइटी फैसिलिटेट कर रही है, एक तरीके से हमारे बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट कर रही है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सोशल फैसिलिटेशन। आई होप सो सेक्शन है आपको अच्छे से क्लियर है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, फैक्चुअल भी आ सकते हैं, कंसेप्चुअल भी आ सकते हैं। आप अगर कंसेप्ट को क्लियर रखते हो और फैक्ट्स को याद रखते हो तो आप सभी एमसीक्यूज को, 18 एमसीक्यूज हैं, मैक्सिमम 25 मिनट्स मैक्सिमम, और आप पूरे एमसीक्यूज को कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो सेक्शन ए इज वेरी सिंपल। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज सेक्शन बी। सेक्शन बी इज योर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और यहाँ पर आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चंस को आंसर करना है फॉर 30 वर्ड्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19,
डिफाइन द टर्म मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है उसको आपको डिफाइन करना है। सो देखो, द अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी, दैट इज AAMD, व्यूज mental retardation as significantly sub-average general intellectual functioning which exists with deficit in adaptive behavior and presented during the developmental period। देखो मेंटल रिटार्डेशन कब होता है, जैसे जो आपका IQ है, IQ क्या है आपका MA/CA मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट मीन्स IQ का एवरेज कितना होता है 100। अगर ये 100 से नीचे है दैट मीन्स आपका IQ लो है। अगर ये 80 है 70 है तो, अगर वो बहुत ज्यादा नीचे मतलब अगर वो 70 से भी कम है तब हम बोलते हैं उसको मेंटल रिटार्डेशन। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो है मेंटल रिटार्डेशन का मतलब होता है सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, एवरेज से भी कम इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जहां पर आपके एडेप्टिव बिहेवियर में डेफिशिट है जो कि एंड प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड, जो कि डेवलपमेंटल पीरियड में शो हो जाता है। क्लियर? मेंटल रिटार्डेशन समझ में आया? ऐसे भी उसको एक्सप्लेन कर पाओगे, है ना? थोड़ा सा लिखना है उसके बारे में कि IQ का फॉर्मूला ये होता है 100 इज द एवरेज ऑफ द IQ, 90 to 110 is the normal intelligence, but if the intelligence or the IQ quotient went below 70 then it is known as mental retardation। तो दोनों तरह से हमने उसको डिफाइन कर दिया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 20, डिफरेंशिएट बिटवीन यूस्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। तो यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस में क्या फर्क होता है ये आपको बताना है। तो देखो, यूस्ट्रेस इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट इज गुड फॉर यू। वो स्ट्रेस जो आपके लिए अच्छा है, उस स्ट्रेस को लेने से आप लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो, उस स्ट्रेस को लेने से आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को इजीली हैंडल कर पा रहे हो, वो यूस्ट्रेस होता है। और डिस्ट्रेस इसी का अपोजिट होता है। ठीक है? तो यूस्ट्रेस इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट इज गुड फॉर यू and is one of a person's best asset for achieving peak performance and managing minor crisis। Eustress however has the potential of turning into distress, लेकिन ये eustress distress में भी convert हो सकता है। It is this later manifestation of stress that causes our bodies wear and tear। और distress ऐसी चीज़ है जो हमारी body को wear and tear cause कर सकती है। जब भी distress का मतलब ये होता है इसका बिल्कुल अपोजिट, लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट इज नॉट गुड फॉर यू, है ना? जो चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ को, आपकी फिजियोलॉजिकल हेल्थ को, आपकी बायोलॉजिकल मतलब हर एक तरीके से आपको अफेक्ट कर रही होती है। ठीक है? तो डिस्ट्रेस जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं होता है। यूस्ट्रेस डिस्ट्रेस में तब चेंज हो जाता है जब आप मान लेते हैं अपनी सक्सेस, अपनी लाइफ में गोल्स को लेके बहुत ज़्यादा थिंकिंग करने लग जाओ दैट इज आउट ऑफ योर कंट्रोल। ओके, सो क्लियर? अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दी क्वेश्चन नंबर 21, मेगा फाउंड इट क्वाइट इम्पॉसिबल टू अटेंड द ऑनलाइन क्लासेस विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। मेगा को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, मतलब उसके लिए इम्पॉसिबल सा हो गया था ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करना। व्हाट इज द सोर्स ऑफ स्ट्रेस हेयर? मेगा फाउंड इट क्वाइट इम्पॉसिबल टू अटेंड द ऑनलाइन क्लासेस विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस उसको फील हो रहा था। क्या सोर्स है स्ट्रेस का यहाँ पर? मेगा के लिए ऐसा क्यों हो रहा था? ठीक है, देखो, मेगा फेस्ड the problem of irregular internet connectivity, thus she could not attend her online classes smoothly, so this personal stress happened in her daily life। this is known as hassles। the daily hassles may sometimes have devastating consequences for the individual। इसके devastating consequences मेरे साथ में भी अभी बताती हूँ मैं आपको। देखो, यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि मेगा जो है वो उसको बहुत बार इरेगुलर इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, मतलब ऑनलाइन क्लास ले रही है, कभी नेटवर्क आ रहा है, कभी नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो हमको भी इरिटेशन हो जाता है ऐसी कंडीशंस में। तो यहाँ पर अब वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाती स्मूथली, तो इसकी वजह से एक पर्सनल स्ट्रेस उसकी लाइफ में हो जाता है जिसे हैसल्स कहा जाता है। ये डेली हैसल्स कभी कभी डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस भी लेकर आते हैं इंडिविजुअल के लिए। ठीक है? देखो, मेरे साथ में क्या होता है, मैं डेली ओला करती हूँ, ठीक है, ओला बुक करती हूँ और वो मुझे मिलती नहीं है। अब वो जब मुझे मिलती नहीं है, मैं लेट हो जाती हूँ, ये डेली होता है, तो मुझे भी थोड़ा इरिटेशन होने लग जाता है। लेकिन अभी मैं वो इस हैसल्स वाली सिचुएशन पर नहीं आई हूँ, अभी मैं थोड़ा काम हूँ, है ना? तो दिस इज अबाउट हैसल्स। खैर, मेरा एग्जाम्पल मत लिख देना। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्लेन विशेरियस लर्निंग।
विशेरियस लर्निंग क्या होती है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है. सो विशेरियस लर्निंग इज लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स. It is the process of rewarding small changes in the behavior in which the client gradually learns to acquire the behavior of the model. So vicarious learning का मतलब क्या होता है? Learning by observing other. जब आप किसी दूसरे को देख के लर्निंग कर रहे होते हो और जब भी आपके अंदर लर्निंग हो रही होती है तो आपको एक रिवॉर्ड प्रोवाइड किया जाता है ना. क्लाइंट के अंदर जब भी स्मॉल चेंजेस भी बिहेवियर में देखने को मिलते हैं तो उसको रिवॉर्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं. क्लियर? सो वो विशेरियस लर्निंग होता है. कुछ एग्जाम्पल वगैरह भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं. Now you have the last question of section B, that is question number 23. What is cognitive behavior therapy? Cognitive behavior therapy क्या होती है ये आपको बताना है. So देखो, cognitive behavior therapy एक short और efficacious treatment है for a wide range of psychological disorder जैसे anxiety, depression, panic attack, borderline personality, etc. इन सारी चीज़ों के लिए cognitive behavior therapy दी जाती है. होती क्या है उसका आप थोड़ा सा मीनिंग यहाँ पे और डिस्क्राइब करेंगे. मैं बता रही हूँ, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस और पॉइंट्स बता रही हूँ, आपको इसमें और ऐड ऑन करना है. ठीक है. सो हियर स्टार्ट्स सेक्शन सी. सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे 24 से लेके 27 तक. ये 4 मार्क्स में आपको आंसर करने हैं. 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड वर्ड लिमिट इज 60 वर्ड्स. ठीक है, 60 वर्ड्स में क्वेश्चंस को आंसर करना है. आप देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस है. सो देखो, एक्सप्लेन साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस according to behavior therapy, describe any one behavioral technique. साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस क्या होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है बिहेवियर थेरेपी को यूज करते हुए और कोई भी एक बिहेवियरल टेक्निक को डिस्क्राइब करना है. ठीक है, कोई भी एक आप अपने मन से कर सकते हैं. अब देखो, सबसे पहले थोड़ा सा बिहेवियर थेरेपीज के बारे में बताया कि बिहेवियर थेरेपी पोस्टुलेट्स दैट psychological distress arises because of faulty behavior patterns or thought patterns. जब भी आपके बिहेवियरल पैटर्न में या थॉट पैटर्न में किसी तरीके का हमको कोई एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है या फॉल्टी बिहेवियर पैटर्न्स देखने को मिलते हैं तब साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जो है वो अराइज होता है या इन चीज़ों को पोस्टुलेट करता है. इट इज फोकस्ड ऑन द बिहेवियर एंड थॉट्स ऑफ द क्लाइंट इन द प्रेजेंट. तो बिहेवियरल थेरेपीज जो है वो क्लाइंट के थॉट प्रोसेस और बिहेवियर के ऊपर फोकस करती है. द पास्ट इज रेलिवेंट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन्स ऑफ द फॉल्टी बिहेवियर एंड थॉट पैटर्न्स. ओनली द फॉल्टी पैटर्न्स आर करेक्टेड इन द प्रेजेंट. Behavior therapy consists of a large set of specific techniques and interventions. So the symptoms of the client and clinical diagnosis are the guiding factors in the selection of the specific techniques of the behavior therapy. इसमें होता क्या है कि जो पास्ट है वो सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए रेलिवेंट होता है कि पहले से आपका किस तरह का बिहेवियर या थॉट पैटर्न्स है. इन प्रेजेंट में इन्हें चेंज या करेक्ट करने की कोशिश की जाती है. बिहेवियर थेरेपी में बहुत सारी टेक्निक्स और इंटरवेंशंस होते हैं. सिम्टम्स जो होते हैं क्लाइंट के या क्लिनिकल डायग्नोसिस के वो गाइडिंग फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू हम सिलेक्ट कर पाते हैं कि कौन सी टेक्निक को हम यूज़ करें ताकि हम उसके बिहेवियर में उसके थॉट प्रोसेस में चेंजेस ला सकें. क्लियर? तो फिर आप कोई भी एक थ्योरी जो है उसमें मतलब किसी भी तरीके से एक जो भी आपको बिहेवियरल टेक्निक लगती है वो यूज़ कर सकते हो. आप बिहेवियरल रेटिंग के बारे में भी लिख सकते हो. क्लियर? ओके, हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 25. डिस्कस द 2-स्टेप कंसेप्ट फॉर एटीट्यूड चेंज. एटीट्यूड चेंज के 2-स्टेप कंसेप्ट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. सो इट वाज प्रपोज्ड बाय एसएम मॉसिन. एसएम मॉसिन एक इंडियन साइकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने ये 2-स्टेप कंसेप्ट को दिया है एटीट्यूड चेंज को लेके. तो सबसे पहले वो ये बोलते हैं कि देखो, एक हमारा टारगेट होता है. टारगेट कौन होता है? जिसके एटीट्यूड में हमको चेंज लेकर आना है. इसके अलावा एक हमारा सोर्स होता है. ठीक है, मान लेते हैं कि सोर्स मैं हूं और टारगेट आप हो. आपके बिहेवियर में चेंज लाना है और मैं सोर्स हूं. तो मुझे एज अ मॉडल प्रेजेंट किया जाएगा और मेरे बिहेवियर में चेंजेस ला के टारगेट के बिहेवियर में मेरे एटीट्यूड में चेंजेस ला के टारगेट के एटीट्यूड में चेंज करवाया जाता है. पर ये 2 स्टेप्स में होता है. कैसे? देखो, इन द फर्स्ट स्टेप द टारगेट ऑफ चेंज आइडेंटिफाइज विद द सोर्स. जो टारगेट है वो सोर्स को आइडेंटिफाई करता है. दोनों के बीच में थोड़ी जान पहचान होती है. टारगेट इज द पर्सन हुज एटीट्यूड इज टू बी चेंज्ड. द सोर्स इज द पर्सन थ्रू हुज एटीट्यूड द चेंज इज टू टेक प्लेस. मतलब जिसके इन्फ्लुएंस से चेंज होने वाला है. तो ये सोर्स है और ये हमारा टारगेट है.
आइडेंटिफिकेशन मीन्स दैट द टारगेट हैज लाइकिंग एंड रिगार्ड फॉर दी सोर्स। अब ये दोनों जब एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर लेंगे, आइडेंटिफाई जान पहचान होने लगेगी, और बाद में ये जो सोर्स है ये मतलब टारगेट को अच्छा लगने लगेगा। सो द सोर्स मस्ट ऑल्सो हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द टारगेट। साथ ही साथ में सोर्स को भी ऐसा एटीट्यूड रखना है कि वो टारगेट को पसंद करता है, मतलब दोनों एक दूसरे के फेवर में हैं या पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं एक दूसरे को लेके। सेकेंड स्टेप में सोर्स के अंदर एटीट्यूड चेंज होगा, ठीक है। सोर्स अपने बिहेवियर को एक्चुअली किसी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट को लेके चेंज करेगा। जब ये चीज टारगेट देखेगा तो टारगेट के भी एटीट्यूड में चेंज आएगा। तो इस तरह के जो चेंज हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, इमिटेशन या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। क्लियर। तो ये 2 स्टेप कंसेप्ट था एस एम मोहसिन का, जो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। ओके ओके, नाउ यू हैव क्वेश्चन नंबर 26। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमेसी इफेक्ट एंड रिसेंसी इफेक्ट। प्राइमेसी इफेक्ट क्या होता है और रिसेंसी इफेक्ट क्या होता है, ये थोड़ा सा इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको बताना है, ठीक है। देखो, the order or sequence in which information is presented affects the kind of impression formed. So mostly the information presented first has a stronger effect than the information presented at the end, and this is called the primacy effect. जो हम बोलते हैं कि first impression is the last impression. जब भी जनरली हम किसी से मिलते हैं या पहली बार में किसी को जानते हैं तो हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हम उसकी पर्सनालिटी या उसकी क्वालिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही है, ठीक है, तो या जो ऑर्डर है या जो सीक्वेंस है इंफॉर्मेशन का, वो इम्प्रेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। तो जनरली जो इंफॉर्मेशन सबसे पहले आएगी उसका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट रहेगा देन जो इंफॉर्मेशन बाद में आती है, इसे प्राइमेसी इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जो हम बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एग्जाम्पल। However, if the perceiver may be asked to pay attention to all the information and not merely to the first information, whatever information comes at the end may have a stronger influence. This is known as the recency effect. लेकिन अगर जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, मैं साइकोलॉजी के बारे में आपको बता रही हूँ कि स्टार्टिंग लाइन मैंने ऐसे बोली कि साइकोलॉजी एक बहुत ही बुरा सब्जेक्ट है, ठीक है, और फिर मैंने स्टार्ट करा कि लेकिन साइकोलॉजी के अंदर पढ़ के हम जो है लोगों के बिहेवियर, एटीट्यूड, इन सारी चीज़ों को जान सकते हैं, ऐसे वैसे करके मैंने अपनी सारी बातों को कंक्लूड कर दिया। तो आपका जो फर्स्ट एक वो रहेगा वो यही होगा कि साइकोलॉजी अच्छा सब्जेक्ट नहीं है। बाद में जो मैंने बातें कही उसका इफेक्ट थोड़ा सा कम रहता है, इसे प्राइमेसी इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि मेरी सारी बातों को ध्यान से सुनना, मैं जो भी बोलूंगी और फिर मैं स्टार्ट करूँ कि साइकोलॉजी वैसे तो एक बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, ये मैं झूठ बोल रही हूँ, ठीक है, ऐसा असलियत में कुछ नहीं है, साइकोलॉजी एक बहुत 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 अच्छा सब्जेक्ट है। बट मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, कि जैसे मैं स्टार्ट करूँ कि साइकोलॉजी जो है वो एक बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, बट उसके अंदर जैसे जैसे हम पढ़ते हैं तो हमारा इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाता है, और साथ ही साथ में उसमें मेमोरी, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें हमको जानने को मिलती हैं, माइंड के बारे में जानना, स्ट्रेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसीलिए साइकोलॉजी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है। अब मैंने आपसे क्योंकि स्टार्टिंग में कहा था कि आपको मेरी सारी बातों के ऊपर फोकस करना है, तो आपका जो ध्यान जाएगा एट लास्ट, जो मैंने एंड करा है इन्फॉर्मेशन को, वहाँ पर ज़्यादा। तो फर्स्ट में मैंने जो भी चीज़ बोली स्टार्टिंग में उसको थोड़ा बहुत ध्यान रखते हुए आपका जो पूरा फोकस है वो लास्ट में मैंने जो बोला कि स्टिल साइकोलॉजी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है, उस पर जाता है। तो इसे बोलते हैं रिसेंसी इफेक्ट, ठीक है। तो जैसे मान लो ये इंफॉर्मेशन है, तो जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिल रही है वो है प्राइमेसी इफेक्ट, और जो सबसे एंड में मिल रही है वो है रिसेंसी इफेक्ट। क्लियर? बता पाएंगे इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू? Okay, so that is about your primacy and recency effect. Last question of section C. Discuss the determinants of cooperation and competition. Cooperation और competition के determinants आपको बताने हैं। देखो, आपको यहाँ पे मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, आंसर बता रही हूँ, पॉइंट्स भी बता रही हूँ, बट एक चीज़ मैं आपको कहूँ कि वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आपको अपने क्वेश्चन के आंसर में लिखना है जब आप बोर्ड एग्जाम्स दोगे, है ना। तो अभी भी अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो वैसे ही करो कि मान लो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है और मुझे इसको 60 वर्ड्स में ही लिखना है, तो कुछ पॉइंट्स आपको भी ऐड ऑन करने पड़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स आपको भी डालने पड़ेंगे। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन है और ये मैम ने आंसर लिखा है तो मुझे एज इट इज़ उठा के लिख देना है, तो आप बिल्कुल गलत हो, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप कॉपी कर रहे हो, है ना। जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है बोर्ड पे, आपने कहा हाँ यही सबसे बेस्ट आंसर है, और आप इसको पूरा जो है रोट मेमोराइजेशन कर लो और फिर उसके बाद में एग्जाम में जाके लिख दो।
आपका इनपुट क्या रहा? कुछ भी नहीं, आपने तो बस जो चीज़ रटी थी उसको बाद में जाके लिख दिया, तो खुद से कोई चीज़ नहीं सोची। और ऐसे में बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम आंसर्स भूल जाते हैं और फिर हमको क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हम अपने वर्ड्स में आंसर नहीं लिख पाते, तो ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। तो इसलिए आप यहाँ से पढ़ो, समझो कंसेप्ट्स को, लेकिन जब भी एग्जाम में लिख रहे हो तो हमेशा अपने वर्ड्स में लिखो। यहाँ से थोड़ा बहुत ले सकते हो लेकिन अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो। तो अगर कहीं पर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसका आंसर आपने कभी पढ़ा ही नहीं था तो स्टिल आप उसको आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके से मैं आपको यहाँ पर आंसर्स की प्रैक्टिस करवाती हूँ कि आप भी उसमें पॉइंट्स ऐड करो, सोचो आप थोड़ा सा। ऐसा नहीं है आप सब कुछ पका पकाया मिल जाए और आप बस एग्जाम में जाके लिख दो, ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा मेहनत खुद से भी, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स की बात हो रही है कॉपरेशन एंड कॉम्पिटिशन के, तो कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो हम बता देते हैं। सबसे पहले रिवॉर्ड स्ट्रक्चर। और रिवॉर्ड स्ट्रक्चर देखो कैसे कॉपरेशन और कंपटीशन में होता है। जब भी आप किसी के साथ में कॉपरेट करते हो तो इसके साथ में आप इंटरडिपेंडेंस को प्रमोट करते हो कि हम सभी साथ में मिलके एक यूनिट की तरह आपस में मिल बांट के काम करते हैं, वो कॉपरेशन को दिखाता है। हर एक पर्सन यहाँ पर बेनिफिशियरी होता है रिवॉर्ड का, लेकिन रिवॉर्ड जो है वो पॉसिबल ओनली इफ ऑल कंट्रीब्यूट। लेकिन रिवॉर्ड कब मिलेगा? जब सब आपस में साथ में काम करेंगे। एक एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लो कोई असाइनमेंट बनाने के लिए बोला है स्कूल में और एक ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप में इतने लोग हैं, 5 पीपल हैं, ठीक है। अब आप लोग सब साथ में उस असाइनमेंट पे वर्क करते हो और आप बहुत अच्छा असाइनमेंट बनाते हो, तो ये आप सबकी मेहनत के थ्रू हुआ है ना। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ किसी एक पर्सन ने ज्यादा मेहनत करी थी, सबने उसमें काम किया है। मान लो कि अगर इसमें से ये 2 लोग डिनाई कर दें कि हम कोई भी काम नहीं करेंगे, ये लोग एक्चुअल में कोई काम कर ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे में आप जो भी वर्क कर रहे हो वो कलेक्टिव वे में नहीं होगा और वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं होगा। तो कॉपरेशन में हर एक पर्सन बेनिफिशियरी होता है। कंपटीशन में लेकिन रिवार्ड जो है दैट इज ओनली इफ अदर्स डू नॉट गेट इट, किसी एक ही को मिलेगा। जैसे अब मान लो आप 5 के बीच में कंपटीशन है, आप सबको जो है असाइनमेंट दिया गया है और आप सबके बीच में कंपटीशन है, तो ये बात तो ऑब्वियस है कि कोई एक ही जीतेगा, सब नहीं जीत सकते। तो रिवॉर्ड स्ट्रक्चर जो है वो कॉपरेशन और कंपटीशन दोनों में ही होता है। कॉपरेशन के अंदर भी रिवॉर्ड स्ट्रक्चर होगा क्योंकि ये इंटरडिपेंडेंस को प्रमोट करता है और सभी इसमें बेनिफिशियरी होते हैं, और कंपटीशन में भी किसी एक को वन कैन गेट द रिवॉर्ड ओनली इफ अदर्स डू नॉट गेट इट, ठीक है। तो ये कंपटीशन होता है। तो दोनों के अंदर एक डिटर्मिनेंट फीचर है, वो क्या है? रिवॉर्ड स्ट्रक्चर। सेकेंड, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जब गुड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है तो कॉपरेशन ज्यादा अच्छे से होता है। जैसे ये ग्रुप है, इस ग्रुप में अगर आपस में सभी एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं बिना किसी डर, बिना किसी दिक्कत परेशानी के, तो इस ग्रुप के अंदर कोहेसिवनेस बनी रहेगी और साथ ही साथ में ये ग्रुप हमेशा साथ में रहेगा, इंटरेक्ट करेगा, डिस्कस करेगा। तो कोई भी चीज़ है तो वो चीज़ मतलब उसके ऊपर वो लोग खुल के डिस्कस कर सकते हैं। तो ये क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को बढ़ावा देता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ग्रुप मेंबर्स कैन कन्विंस ईच अदर एंड लर्न अबाउट ईच अदर। एज अ रिजल्ट दोनों ही ग्रुप मेंबर्स जो हैं, दोनों नहीं, सभी ग्रुप मेंबर्स आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं। थर्ड वन इज रेसिप्रोसिटी। इसका मतलब ये होता है कि पीपल फील ऑब्लाइज्ड टू रिटर्न व्हाट दे गेट। मतलब कि जैसे मान लो कि इनिशियली आप कोई कॉपरेशन कर रहे हो तो वो और कॉपरेशन को इंकरेज करता है, कंपटीशन प्रोवोक करता है और ज़्यादा कंपटीशन को। जैसे अगर कोई आपको हेल्प कर रहा है जब आपको ज़रूरत थी, तो आपको ऐसा लगता है कि अब इसने मेरी हेल्प करी है तो मैं भी इसको इन रिटर्न में हेल्प करूँगा क्योंकि जब भी उसको ज़रूरत होगी, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ कॉपरेशन। लेकिन मान लो आपको कभी ज़रूरत थी किसी की और उसने आपको हेल्प नहीं करी, तो आप फिर ऐसे सोचते हो इसने मेरी हेल्प नहीं करी तो अब मैं इसकी भी हेल्प नहीं करूँगा, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो वो एक चीज़ हमेशा चलती रहती है। सो दैट इज़ रेसिप्रोसिटी, कि हमको जो मिला हम उसको रिटर्न करेंगे। तो ये कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं आपके कॉपरेशन एंड कंपटीशन के, जो आप अपने एग्जाम्पल्स को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन के आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। क्लियर? ओके। फर्दर सेक्शन डी। सेक्शन डी में अगेन 4 क्वेश्चंस हैं फॉर
4 मार्क्स ईच। सॉरी, सेक्शन सी मैंने आपको 4 मार्क्स का बोला, सेक्शन सी 3 मार्क्स का है, ठीक है, आई थिंक सो मैंने आपको 4 मार्क्स बोला है ना। सेक्शन सी 3 मार्क्स का है, सेक्शन डी 4 मार्क्स का है, और यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस को आंसर करना है 28 से लेके 31 तक फॉर 120 वर्ड्स। कितने वर्ड्स? 120 वर्ड्स। अब 120 वर्ड्स हैं, लॉन्ग आंसर टाइप 1 है, तो थोड़ा सा इसको और हम जो है लेंथ को इंक्रीज करेंगे आंसर की, और उसमें और पॉइंट्स को ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। देखो अब कैसे होगा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज मीन बाय डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन, व्हाई इज इट कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर एडल्ट डेवलपमेंट। डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है एडल्ट डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब देखो हम बताएंगे, learning to delay or defer the gratification of needs is called self control। जब आप चीज़ों को डिले या डिफर करते हो ग्रेटिफिकेशन को, तो मतलब नीड्स को, तो उसे बोला जाता है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर, अपनी इच्छाओं के ऊपर या अपने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना। As human beings we can control our behavior the way we want। अब हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं, हम अपने बिहेवियर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो वी ऑफन डिसाइड टू डिले और डिफर द सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्टेन नीड्स। तो बहुत बार हम ऐसा भी करते हैं कि जो चीज़ हमको सेटिस्फाई करने वाली है या जो चीज़ हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, बहुत बार हम उसको भी थोड़ा थोड़ा डिले या उसको मतलब उसको भी डिले करते रहते हैं कि ठीक है, अगर वो चीज़ अभी नहीं है हमारे पास तो थोड़ा सा और हम रुक सकते हैं। तो वो एक तरीके का सेल्फ कंट्रोल होता है, ठीक है। कि जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि फॉर एग्जांपल मान लो आपको किसी बुक की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आपको अगर वो बुक मिल जाएगी तो आपकी पढ़ाई और ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। अब वो आपकी नीड है, बट अभी आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं पहले इस बुक से पढ़ के देख लेता हूँ, अभी अगर वो मुझे नहीं भी मिलेगी तो भी चलेगा। फिर आपने वो वाली बुक भी पढ़ ली, फिर आपने कहा कि मेरे नोट्स भी तो है, अभी मैं उससे पढ़ लेता हूँ, वो वाली बुक मैं फिर बाद में ले लूँगा। तो ये आप क्या कर रहे हो, आप अपनी नीड को डिले करते हुए चले जा रहे हो। तो ये एक तरीके का सेल्फ कंट्रोल है कि आप अपने बिहेवियर पे कि आप क्या चीज़ चाहते हो उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। Delay of gratification, also known as self-control, is a practice which means learning to delay or defer the more pleasurable or fun-loving needs and rewarding later. डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन को सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस भी बोलते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आप लर्न करते हो कि आप कैसे उन चीज़ों को जो आपकी लाइफ में फन लविंग है, जो प्लेजरेबल हैं, जो आप चाहते हो, उन्हें थोड़ा सा डिले कर सकते हो और बाद में अपने आप को फिर उससे रिवॉर्ड करो। तो वो एक तरीके का सेल्फ कंट्रोल आपको अपने ऊपर डेवलप करना होता है, ठीक है। तो वो होता है डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन। ओके, इट इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर एडल्ट डेवलपमेंट बिकॉज, अब सबसे पहले उन्होंने पूछा था व्हाट इज मीन बाय डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन, तो वो एक चीज हमने एक्सप्लेन कर दी। बुक्स का एक मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो एग्जांपल नहीं पर कुछ और थोड़ा अच्छा एग्जांपल अपने आंसर में इंक्लूड करना, ठीक है। इसके बाद में उन्होंने पूछा कि डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन एडल्ट डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अब हमने बताया कि देखो एडल्ट डेवलपमेंट के लिए वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि any situation of life require resistance to situational pressures and control over ourselves। अब हमारी लाइफ में तो ऐसे ढेर सारी सिचुएशंस आती हैं, डेली हम कुछ नई चीज़ों के साथ में जूझते रहते हैं, मिलते रहते हैं। अब अगर हर एक चीज़ हमारे ऊपर प्रेशराइज करने लग जाएगी कि मुझे तो ये भी चाहिए, मुझे तो ये भी चाहिए, मुझे तो अपनी लाइफ में ये भी करना है, तो शायद हम अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल आपको दे दूँ, समझाने के लिए बता रही हूँ ये चीज़ सिर्फ, कि जैसे मान लो किसी को कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो एटलीस्ट यहाँ पर वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे मान लो आप लोग कभी फेयर में जाते होंगे, आपके छोटे भाई बहन होंगे, या जब आप लोग छोटे होंगे, या आपने दूसरे बच्चों को देखा होगा कि वो चीज़ों को देख के कितना ज़्यादा जिद करने लग जाता है ना, कि हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। अब वो छोटे बच्चे हैं, उनका माना जा सकता है कि छोटे हैं तो ठीक है, अभी जिद कर सकते हैं, बट उनके पेरेंट्स उनको हर एक चीज़ नहीं दिलाते, ठीक है। एक दो कुछ टॉय दिला दिया एंड दैट इज इनफ। पर जब अब आप बड़े हो गए हो, एडल्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एडल्ट की। अब जब आप बड़े हो गए हो तो आपको सेल्फ कंट्रोल करना सीखना होगा, सिचुएशनल प्रेशर्स को रेसिस्ट करना सीखना होगा, है ना। ह्यूमन बींग्स कैन कंट्रोल देयर बिहेवियर द वे दे वांट, विच इज पॉसिबल थ्रू व्हाट इज कॉमनली नोन एज विल पावर। आप अपनी विल पावर के थ्रू अपने बिहेवियर को भी कंट्रोल कर सकते हो, इच्छा शक्ति जिसे बोलते हैं ना।
कि अगर हम चाहें तो हम ये चीज़ भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो अब आपको किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बट अगर आपका अपने उस गुस्से पर सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है कि आप उसको यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हो, नहीं तो ये सिचुएशन और ज़्यादा डिवास्टेटिंग हो सकती है, तो फिर आपके अंदर वो मैच्योरिटी शायद नहीं आई है ना, शायद अभी आप उतने बड़े नहीं हो पाए हो। तो एडल्ट्स के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सिचुएशनल प्रेशर को हम जो है कंट्रोल कर सकें, और दूसरी चीज़ अपने विल पावर को यूज़ करके अपने बिहेवियर को भी हम कंट्रोल कर सकें। Delay या defer the satisfaction of certain needs or practicing self-control plays a key role in the fulfillment of long-term goals. ऐसे में जैसे अब हमारे गोल्स हैं, हमारी लाइफ के अपने गोल्स हैं कि हमको, जैसे आप लोग भी हो, आपको भी ये चीज़ पता है कि अभी 12th के बाद में आफ्टर ग्रेजुएशन फिर हमको क्या चीज़ें लाइफ में करनी है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको लॉयर बनना है, एक एग्जाम्पल, ठीक है। अब अगर आपको लॉयर बनना है तो आपको ऐसा तो है नहीं कि आफ्टर ग्रेजुएशन आपको बिल्कुल लॉ की डिग्री मिल जाएगी और आप जो है बिल्कुल जाओगे और किसी भी कोर्ट में और वहाँ पर जाके स्टार्ट कर दोगे अपने मतलब अपना पूरा लॉयर की प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दोगे। ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं होगा। इट टेक्स टाइम, और ये चीज़ हम सबको पता है ना, ये चीज़ हम सबको पता है। क्यों? क्योंकि अभी हम बड़े हो चुके हैं, हमको ये चीज़ पता है कि हमारे जो गोल्स हैं वो हमको एक टाइम पर, सही टाइम पर मिलेंगे, जिसके लिए हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। अब अगर कोई ऐसा सोच ले कि नहीं, मुझे तो बस बिल्कुल मेरा 12th हो गया, मैंने पढ़ाई लिखाई कर ली, अभी मैं इतना पढ़ लिया हूँ, अब मुझे मेरे सारे गोल्स अचीव करने हैं, तो उसके लिए मेहनत करने लग जाए, तो वो सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा, है ना। तो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स के फुलफिलमेंट के लिए भी सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Then Indian cultural tradition provides us with certain effective mechanism. That example, fasting in Vrat or Roza and non-attachment with worldly things for developing self-control. इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन में भी ये एक चीज़ हमको सिखाई जाती है डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू, कि जैसे जब आप फास्ट रखते हो, है ना, व्रत रखते हो, आप रखते होगे किसी भी फेस्टिवल के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, या रोज़ा रखते हो, तो आप क्या कर रहे हो? सेल्फ कंट्रोल कर रहे हो ना अपनी भूख के ऊपर। तो ये चीज़ हमारे ट्रेडिशन से ही सिखाई जाती है। और वर्डली थिंग्स को लेके नॉन अटैचमेंट होना, यहाँ से धीरे धीरे करके हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल जो है वो डेवलप होता है। तो डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन से हमारा मतलब है सेल्फ कंट्रोल, और डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन एडल्ट डेवलपमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है ये भी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा देयर आर अ नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल जो कि सजेस्ट की जाती हैं। जैसे सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर। सबसे पहले हमको क्या करना है, जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है दैट मे बी यूज टू चेंज, मॉडिफाई, स्ट्रेंथन सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ, वो एक चीज़ हमको मतलब यूज़ करनी चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन जिसके थ्रू हम अपने आप के कुछ एस्पेक्ट्स को चेंज, मॉडिफाई या स्ट्रेंथन कर सकते हैं, तो अपने आप को पहले हमको ऑब्जर्व करना होगा। सेल्फ इंस्ट्रक्शन, ये एक और इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। इसमें हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं अपने आप को टू डू समथिंग एंड बिहेव इन द वे वी वांट टू। खुद को इंस्ट्रक्ट करना कि क्या चीज़ सही है तो क्या करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हम सेल्फ रेगुलेट कर रहे हैं। सेल्फ एनफोर्समेंट, सेल्फ रीइंफोर्समेंट के थ्रू आप क्या कर रहे हो, अपने आप को प्रेस कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हैव प्लीजेंट आउटकम्स, तो जो भी चीज़ के प्लीजेंट आउटकम्स होंगे वहाँ पर आप अपने आप को रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो सेल्फ रीइंफोर्समेंट होता है। एग्जाम्पल है, यू मे गो टू सी अ मूवी विद फ्रेंड्स इफ़ यू हैव डन वेल इन एन एग्जामिनेशन। जैसे आप भी ये चीज़ देखते होगे कि एग्जाम्स वगैरह में बहुत अच्छे मार्क्स आए तो पेरेंट्स भी थोड़ी सी लिबर्टी देते हैं कि हाँ चलो ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाओ, इन्जॉय कर लो, या आपको आपकी फेवरेट चीज़ ला कर देते हैं। तो ये एक तरीके का रीइंफोर्समेंट हमको मिलता है ना। These techniques have been tried out and found quite effective with respect to self-regulation and self-control. ये techniques self-control में, self-regulation में बहुत ज़्यादा useful होती हैं। Clear? लिख पाओगे इतना? ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या था, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन क्या है हमने वो बता दिया, एडल्ट डेवलपमेंट के लिए क्यों जरूरी है हमने ये भी बता दिया, सेल्फ कंट्रोल की हम इतनी बात करते थे तो सेल्फ कंट्रोल होगा कैसे, थोड़ा सा हमने वो भी ऐड ऑन कर दिया। क्लियर? आई होप सो, कोई डाउट नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 29. The tribal Birhor society of Jharkhand allow their children to move freely into forest and learn hunting and gathering skills. जो बिरहोर ट्राइब है झारखंड की, या जो ट्राइबल्स हैं बिरहोर सोसाइटी के झारखंड के, वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि फॉरेस्ट में जाओ, घूमो, वहाँ पे फ्रीली मूव आउट करो, और हंटिंग कैसे करते हैं, शिकार कैसे किया जा सकता है, हंटिंग एंड गैदरिंग है ना, शिकार करना और उसको लेकर आना, गैदर करना, ये स्किल्स को सीखो जाके।
हाउ इट कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कल्चरल अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी, इसे आप साइकोलॉजी के कल्चरल अप्रोच से कैसे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, ये आ गया ना क्वेश्चन समझ में। कल्चरल अप्रोच जो है साइकोलॉजी का, उसमें आप इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो उस एक पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, लेट्स बिगिन। देखो, cultural approach attempts to understand personality in relation to the features of ecological and cultural environment. कल्चरल अप्रोच होता क्या है, जहां पर हम पर्सनालिटी को समझ रहे हैं इकोलॉजिकल या कल्चरल एनवायरनमेंट के थ्रू, ठीक है। इट प्रपोजेस दैट अ ग्रुप्स इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम प्लेज अ वाइटल रोल इन द ओरिजिन ऑफ कल्चरल एंड बिहेवियरल वेरिएशंस। ये बोलता है कि एक ग्रुप का जो इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम है, किस तरह से वो अपनी इकोनॉमी को रन करते हैं या उनका जिस तरह से इकोनॉमी को मेंटेन करके रखते हैं, वो कल्चरल और बिहेवियर वेरिएशंस के ओरिजिन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, नेचर ऑफ टेरेन ऑफ द हैबिटेट, अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड इन इट डिटरमाइन नॉट ओनली पीपल्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज बट ऑल्सो देयर सेटलमेंट पैटर्न, सोशल स्ट्रक्चर्स, डिवीजन ऑफ लेबर एंड अदर फीचर्स लाइक चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। तो वो ये बोल रहे हैं कि आप जैसे इकोनॉमिक मेंटेनेंस करके रखते हो वैसे आपका कल्चर इवॉल्व होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ पर जैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस है, एक एग्जांपल ले लेते हैं बिरहोर सोसाइटी ऑफ झारखंड का ही, कि अब ये जिस कंडीशंस में रहे, जिस तरह का हैबिटेट था या जिस भी फूड की अवेलेबिलिटी हुआ करती थी, जैसे पहले के टाइम में इजी अवेलेबिलिटी नहीं थी फूड की, बिल्कुल। अगर हम स्टार्टिंग में चले जाएं जब लोग हंटिंग गैदरिंग किया करते थे, उस टाइम पे इजी अवेलेबिलिटी नहीं होती थी फूड की, तभी तो वो लोग हंटिंग गैदरिंग करना स्टार्ट किए, ठीक है, तभी तो उन लोग ने ये सारी चीजें करी। फिर धीरे धीरे करके वो लोग जो है अपना कल्चर डेवलप करने स्टार्ट करते हैं, अभी इन पर भी आएंगे यहीं पर। तो ऐसे करके जिस तरह से वो फूड को गैदर कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी लाइफ चल रही है, उसके बेसिस पर वो अपना कल्चर बनाते हैं, उसके बेसिस पर वो अपनी सोसाइटी फॉर्म करते हैं, उसके बेसिस पर वो अपने बच्चों की रियरिंग प्रैक्टिसेस भी करते हैं कि उनको कैसे बड़ा करना है, उन्हें क्या चीज़ें सिखानी है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ओरिजिन होता है कल्चरल और बिहेवियरल वेरिएशंस का। अब जो बिरहो ट्राइबल ग्रुप है झारखंड का, वो एक नोमैडिक ट्राइब है who requires constant movements in small bands from one forest to another in search of food and other products, fruits, roots, mushrooms, honey, etc. ये लोग क्या करते हैं, जो बिरहो ट्राइब है, ये छोटे छोटे बैंड्स में घूमते हैं। मतलब जैसे मान लो इतनी बड़ी ट्राइब है, तो इस ट्राइब के छोटे छोटे ऐसे ग्रुप्स उन्होंने बना लिए, और अब ये लोग पूरे फॉरेस्ट में घूमेंगे, एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट में जाएंगे, और ये सारा अपना फूड और अदर प्रोडक्ट जो है उसको कलेक्ट करके लेकर आते हैं। Thus, in Birhor society, children from early age are allowed enormous freedom to move. तो इसीलिए जो बच्चे होते हैं उनको भी इनॉर्मस फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है कि आप भी मूव करो और सीखो कैसे हंटिंग गैदरिंग करना है, कैसे फूड और दूसरे प्रोडक्ट्स को गैदर करना होता है। तो ये तो हमारा लास्ट स्टेटमेंट होगा, बट इसके पहले आपको और थोड़ा एक्सप्लेन करना है कल्चरल अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी को। क्लियर? तो कल्चरल अप्रोच को एक्सप्लेन करते जाएंगे और उसमें फिर एग्जाम्पल देते जाएंगे बिरहो ट्राइबल ग्रुप का। क्लियर? ये भी कर सकते हैं, आई होप सो, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो, जो चाइल्ड सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस होती हैं वो कैसी होती हैं? मेकिंग चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट, दैट इज डू मेनी थिंग्स विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। मेकिंग दैम ऑटोनॉमस, मतलब कैसे वो चिल्ड्रन सोशलाइजेशन करते हैं, अपने बच्चों को कैसे सोशलाइज करते हैं सोसाइटी के अंदर, जो ट्राइबल ग्रुप हैं बिरहोर के। ये हमने बताया, कल्चरल अप्रोच बताया, साइकोलॉजी का बिरहोर के बारे में बताया, और अब उनके चाइल्ड सोशलाइजेशन पर आ गए कि ये लोग अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, कि बिना किसी की हेल्प के ये अपनी सारी चीज़ें कर सकें। उनको ऑटोनॉमस बनाते हैं। ऑटोनॉमस का मतलब ये कि वो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद से ले सकें। अचीवमेंट ओरिएंटेड, मतलब आप रिस्क लो, आप चैलेंज लो, और फिर उसके बाद में आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करो। तो ये चीज़ उनको बिल्कुल अर्ली एज से ही सिखा दी जाती है कि जाओ हंटिंग करके आओ, जाओ। मतलब हंटिंग करना कोई इजी काम थोड़ी ना है, लेकिन उनको सिखाया जाता है कि जाओ आप भी कुछ अपनी लाइफ में करो। Because of different economic pursuit and cultural demands, Birho tribe allowed their children to move freely in the forest. तो इस तरह के जो उनकी इकोनॉमिक परस्यूट हैं और उनकी इवन कल्चरल डिमांड्स हैं, जैसे आपको पता होगा ट्राइबल्स के बारे में कि ट्राइबल्स जो होते हैं उनका बिल्कुल एक यूनिक कल्चर होता है, ठीक है। वो बिल्कुल अलग रहते हैं, फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं, वहीं अपना पूरी सोसाइटी सेटअप करते हैं, वही उनका कल्चर होता है। जनरली ये लोग हंटर गैदरर्स वगैरह हुआ करते थे, और जो है मतलब नॉमेडिक ट्राइब्स यहाँ से वहाँ जा रहे हैं फॉर द गैदरिंग ऑफ फूड एंड प्रोडक्ट्स, अपने खाने के लिए, रहने के लिए, इनका लेकिन अपना एक यूनिक कल्चर होगा।
उस कल्चर को ये कभी नहीं छोड़ते किसी भी हालत में, ठीक है, उसी कल्चर के अकॉर्डिंग ये सारा काम करते हैं। तो वो जैसे जैसे उन्होंने अपनी लाइफ लीड करी है, जैसे जैसे उन्होंने अपने सारे फूड और रहना वहना सेटल होना इन सारी चीज़ों को गैदर करने स्टार्ट किया, वैसे वैसे उनका कल्चर बनता चला गया। जब लोग आपस में साथ में आते हैं, एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं, तभी तो मिलके एक कल्चर फॉर्म करते हैं कि हम किस तरह की लाइफ जिएंगे। तो सेम चीज़ ट्राइबल्स के भी साथ में हुई, वो लोग भी आपस में साथ में आए, अपना एक कल्चर फॉर्म करा, उनका कल्चर, उनकी अपनी इकोनॉमी, उनकी अपनी सोसाइटी, उनका अपना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऐसे करके कल्चर जो है वो फॉर्म होता है ट्राइबल्स का। और ट्राइबल्स क्या करते हैं, जनरली अलग ही रहते हैं, अपने कल्चर में किसी और को इन्वॉल्व नहीं होने देते, फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं, वहीं से जो है अपना सारा फूड वगैरह सब गैदर करते हैं, अपने बच्चों को भी वही सारी चीज़ें सिखाते हैं आगे। तो यही चीज़ यहाँ पर हो रही है, बस आपको क्या करना है, अच्छे से डिस्क्राइब करना है अपने आंसर में पॉइंट वाइज। क्लियर? आई होप सो, यहाँ तक भी समझ में आया है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30. What is GAS or gas? How does cell model relate prolonged stress to bodily response? Explain. GAS या इन शॉर्ट गैस क्या है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। और सेली का जो मॉडल है वो कैसे रिलेट करता है बॉडीली रिस्पॉन्स के साथ में प्रोलॉन्ग स्ट्रेस को लेके। समझ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है? पढ़ा होगा तो समझ पा रहे होंगे। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। पहले GAS या जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम की बात करेंगे, फिर सेल्स मॉडल की बात करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखो, द जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम और गैस, Selye studied the issue of stress by subjecting animals to a variety of stressors such as high temperature, X-rays, insulin injections in the laboratory. जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम या गैस, इसको क्या किया था सेलिये ने, मतलब इसके अंदर सेलिये ने स्टडी किया था स्ट्रेस को, एनिमल्स को कुछ स्ट्रेसर्स प्रोवाइड करके, जो एनिमल्स होते हैं उनको स्ट्रेसर दे के फिर उनके अंदर स्ट्रेस को स्टडी किया था। स्ट्रेसर जैसे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाना, एक्सरे या इंसुलिन इंजेक्शंस लैब में, ठीक है। तो he also observed patients with various injuries and illness in the hospitals in which he noticed a similar pattern of bodily response in all of them. He called this pattern general adaptation syndrome, that is GAS. उसने बहुत सारे पेशेंट्स को भी ऑब्जर्व किया जिनको कुछ सीरियस इंजरीज या इलनेस थे, हॉस्पिटल्स में थे वो लोग, तो उनमें भी उन्होंने यही एक पैटर्न ऑफ बॉडी रिस्पॉन्स देखने को मिला। तो ये जो एक सेम पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स उनको मिल रहा है, इस पैटर्न को उन्होंने जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम कहा। इसके कुछ स्टेजेस होते हैं, जैसे अलार्म रिएक्शन स्टेज। इसके अंदर क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ अ नॉक्शियस स्टिमुलस और स्ट्रेसर लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ द एड्रिनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम। जब किसी तरह का नॉक्शियस स्टिमुलस या स्ट्रेसर होता है तो उसकी वजह से आपका एड्रिनल पिट्यूटरी और कॉर्टेक्स सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। दिस ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग द स्ट्रेस रिस्पॉन्स। ये इसके थ्रू वो हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं जिससे स्ट्रेस रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, और इस एक स्टेज में इंडिविजुअल होता है रेडी टू फाइट, कि अब जो भी स्ट्रेसर मेरे आसपास में है मैं उससे फाइट कर सकता हूँ। इसे अलार्म रिएक्शन स्टेज बोलते हैं। सेकेंड होती है रेसिस्टेंस स्टेज। इसमें क्या होता है कि स्ट्रेस प्रोलॉन्ग्ड होता है और फिर रेसिस्टेंस जो है वो स्टार्ट होता है। The parasympathetic nervous system calls for more cautious use of body's resources. The organism makes efforts to cope with the threat as through confrontation. कन्फ्रंट करके आप जो भी स्ट्रेसर है या जो भी थ्रेट है उसको कन्फ्रंट करते हो, उसके साथ में रेसिस्ट करते हो, ठीक है। सॉरी, ये कब होता है, जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी के रिसोर्सेज को कॉल आउट करता है। थर्ड होता है एग्जॉस्शन स्टेज। इसमें क्या होगा कि कंटिन्यूड एक्सपोजर टू द सेम स्ट्रेसर और एडिशनल स्ट्रेसर ड्रेन द बॉडी ऑफ इट्स रिसोर्सेज एंड लीड्स टू द थर्ड स्टेज ऑफ एग्जॉस्शन। तो पहले अलार्म होगा, फिर आप रेसिस्ट करोगे, और अगर आप सेम स्ट्रेसर से कंटिन्यू आपको एक्सपोजर मिल रहा है तो एक टाइम के बाद में आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, ठीक है। उसे एग्जॉस्शन स्टेज बोलते हैं। जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम इन्वॉल्व्ड इन अलार्म रिएक्शन एंड रेसिस्टेंस बिकम इनइफेक्टिव एंड ससेप्टेबल टू स्ट्रेस रिलेटेड डिसीजेस सच एज हाई बीपी बिकम्स मोर पॉसिबल।
इस एक स्टेज पे आके जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं, जो अलार्म रिएक्शन या रेसिस्टेंस में इनइफेक्टिव हो गए थे, वो स्ट्रेस रिलेटेड डिसीजेस को लेके ससेप्टेबल हो जाते हैं, जैसे कि हाई बीपी जो है वो लोगों को होने लग जाता है। क्लियर? तो ये आपको बताना है जीएस, दैट इज जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम के बारे में, और कैसे ये प्रोलॉन्ग्ड बिहेवियर बॉडीली प्रोसेसेस, प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस बॉडीली स्ट्रेसेस या बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, वो आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है स्टेजेस में, और पॉइंट्स भी इसमें ऐड ऑन करने हैं। Clear? Okay. So here you have the last question of section D, that is question number 31. While speaking in public, the patient changes topics frequently. In this, a positive or a negative symptom of schizophrenia. जब एक पेशेंट पब्लिक में बात कर रहा होता है, बहुत सारे लोग आसपास उसके होते हैं, तो वो बहुत जल्दी जल्दी टॉपिक को चेंज करा, मतलब एक टॉपिक पे बात हो रही, फिर दूसरा टॉपिक आ गया, फिर उस पर बात हो रही तो तीसरा टॉपिक आ गया, बहुत जल्दी जल्दी जो भी टॉपिक जिस पर भी डिस्कशन हो रहा है वो चेंज कर देता है। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव सिम्टम है सिजोफ्रेनिया का? डिस्क्राइब द अदर सिम्टम्स एंड सब टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। तो पहले तो ये बताओ ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव है तो कैसे है, पॉजिटिव है तो कैसे है, और क्या सिम्टम्स होते हैं वो बताने सिजोफ्रेनिया के, और सब टाइप्स भी बताने हैं। तो 3 पार्ट्स हो गए, पहला पॉजिटिव नेगेटिव, सेकंड अदर सिम्टम्स, थर्ड सब टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। ठीक है, बता सकते हैं? यस, बिल्कुल बता सकते हैं। देखो पहले थोड़ा सा सिजोफ्रेनिया के बारे में, कि इट इज़ अ फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर विच इज़ अ पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। थोड़ा सा मतलब सिजोफ्रेनिया को डिफाइन किया कि सिजोफ्रेनिया होता क्या है। फिर हमने बताया कि ये जो एक फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर है ये पॉजिटिव सिम्टम है सिजोफ्रेनिया का। जिन भी लोगों को सिजोफ्रेनिया होता है वो लॉजिकली नहीं सोच पाते और पेक्युलायर तरीके से बोलते हैं या बात करते हैं। People rapidly shift from one topic to another so that the normal structure of thinking is muddled and becomes illogical. तो वो जो है क्या करते हैं जनरल मतलब एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जल्दी जल्दी शिफ्ट करते हैं ताकि जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है थिंकिंग का वो बिल्कुल ऐसे मर्डल हो जाए, एक दूसरे के साथ में मिक्सअप हो जाए और वो इलॉजिकल बन जाए। इसके सिम्टम्स होते हैं जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, और एक और सिम्टम होता है जैसे क्या बोलते हैं हम, दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज योर नेगेटिव एंड साइकोमोटर। ठीक है, देखो पहले पॉजिटिव की बात करते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स पैथोलॉजिकल एक्सेस या बिजेयर स्ट्रेंज एडिशन टू अ पर्सन बिहेवियर बोलते हैं। इसके अंदर डिल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग एंड स्पीच, हाइटेंड परसेप्शन, हेल्यूसिनेशंस, इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट आर सम सिम्टम्स इन सिजोफ्रेनिया। तो डिल्यूजन होना, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग होना और स्पीच, और हाइटेंड परसेप्शंस और हेल्यूसिनेशंस, ये कुछ अफेक्ट्स होते हैं या सिम्टम्स होते हैं पॉजिटिव सिजोफ्रेनिया के, या पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं सिजोफ्रेनिया के। जैसे डिल्यूजन के अंदर क्या होता है, एक फॉल्स बिलीफ हमको बनने लग जाता है कि हमारे साथ में कुछ ऐसा इरेशनल सा होने वाला है। ठीक है, तो डिल्यूजन में भी फिर कुछ उसके टाइप्स होते हैं कि डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, तो वो थोड़े बताना। फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है कि जिन लोगों को सिजोफ्रेनिया होता है वो लॉजिकली नहीं सोच पाते और स्ट्रेंज वे में बातें करते हैं। तो ये जो फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर्स होते हैं ये कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं। फिर हेल्यूसिनेशंस होते हैं, इसमें एक परसेप्शन होता है एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली में, दैट ऑकर्स इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली, जैसे ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस हैं, तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव सिम्टम्स बताए। फिर नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर होता है पैथोलॉजिकल डेफिशिट्स एंड पावर्टी ऑफ स्पीच, जैसे जिसमें ब्लंटेड इफेक्ट, फ्लैट इफेक्ट, लॉस ऑफ वॉल्यूशन, सोशल विड्रॉल, ये सारी चीज़ें, तो इनको भी एक एक करके एक्सप्लेन करना। ठीक है, और जिनको भी सिजोफ्रेनिया होता है वो एलोगिया, दैट इज पावर्टी ऑफ स्पीच या रिडक्शन ऑफ स्पीच या स्पीच कंटेंट उनके अंदर देखने को मिलता है नेगेटिव सिम्टम में। ठीक है, थर्ड वन इज साइकोमोटर सिम्टम। इसके अंदर क्या होता है कि they move less spontaneously और make odd grimaces and gestures। तो साइकोमोटर सिम्टम्स जो हैं उनके अंदर हमको इस फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये साइकोमोटर में आ जाएंगे आपके। अब ये जो सिम्टम्स होते हैं ये एक्सट्रीम फॉर्म ले लेते हैं जब भी, तो इन्हें बोलते हैं कैटाटोनिया। अब जिन्हें भी कैटाटोनिया स्ट्यूपर होता है तो वो मोशनलेस होते हैं, मतलब पीपल इन अ कैटाटोनिक स्ट्यूपर रिमेन मोशनलेस एंड साइलेंट फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम। They show some show catatonic rigidity, मतलब maintaining rigid upright posture for hours, while some others exhibit catatonic posturing, that is assuming awkward strange positions for long period। तो जब ये सिम्टम्स एक्सट्रीम फॉर्म में आ जाते हैं तो हम उनके अंदर, उन पेशेंट्स के अंदर कैटाटोनिया देखने को मिलता है। कैटाटोनिया 3 तरह का, एक कैटाटोनिया स्ट्यूपर,
मतलब आप मोशनलेस या साइलेंट हो जाओगे बहुत समय तक। कैटाटोनिक रिजिडिटी, आप एक रिजिड पोस्चर बना के रखोगे घंटों तक। कैटाटोनिक पोस्चरिंग मतलब आप एक ऑकवर्ड या स्ट्रेंज पोजीशन ले लोगे फॉर लॉन्ग पीरियड। तो ये कैटाटोनिक या कैटाटोनिया भी जो है वो हमको देखने को मिलता है। क्लियर? इसे भी कर पाओगे एक्सप्लेन। हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग ही आपको उसको आंसर करना है। ये चीज क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो जैसा भी क्वेश्चन की डिमांड आती है उसी तरह से हमको हमेशा उसको आंसर करना होता है। जितने पार्ट्स उसके हैं उतने पार्ट्स को ध्यान में रखो, उसके अकॉर्डिंग आंसर करो। एग्जाम्पल लग रहा है इंक्लूड करो, फ्लो चार्ट लग रही है इंक्लूड करो, जैसा भी आपको लगता है। फ्लो चार्ट्स मैंने बहुत बनवाई हैं, तो आई होप सो अब अभी तक तो क्लियर हो गया होगा कि कैसे फ्लो चार्ट्स वगैरह बनानी है। ओके, सो हियर कम्स सेक्शन ई का इकलौता क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32 एंड क्वेश्चन नंबर 32 इज फॉर 6 मार्क्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स में पूछा जाएगा और वर्ड लिमिट रहेगी 200 वर्ड्स। चॉइस आपको यहाँ पर मिल सकती है। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 32 इज डिस्क्राइब द सिजोफ्रेनिक डिसऑर्डर। सिजोफ्रेनिक डिसऑर्डर क्या होता है वो आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। ठीक है, देखो अभी हमने सिजोफ्रेनिया के बारे में पढ़ा, अभी आपको उसी को पूरा एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करना है। पहले सिजोफ्रेनिया बताओगे कि ये एक डिस्क्रिप्टिव टर्म है जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग जो है वो डेटरेट करती हैं, जिसकी वजह से थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है, स्ट्रेंज परसेप्शंस आने लग जाते हैं, मोटर एबनॉर्मेलिटीज़ होने लग जाती हैं, अनयूजुअल इमोशनल स्टेट। तो ये एक बहुत ही डेबिलिटेटिंग डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो वो पहले थोड़ा सिजोफ्रेनिया के बारे में बताया और इसमें कुछ एग्जाम्पल वगैरह इंक्लूड कर दिए। फिर इसके सिम्टम्स होते हैं जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, साइकोमोटर। तो फिर पॉजिटिव हमने बताया कि पॉजिटिव के अंदर डिल्यूजन्स होते हैं। फिर डिल्यूजन्स भी जो है डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। तो वो हमने उसको थोड़ा पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर एक्सप्लेन किया। और फिर हेल्यूसिनेशंस, फिर नेगेटिव सिम्टम्स आ गए यहाँ पे आपके एलोगिया, ब्लंटेड इफेक्ट, फ्लैट इफेक्ट। तो ये आपने एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अभी क्योंकि उसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन देखा इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। देन कैटाटोनिया इज हेयर। ओके, तो कैटाटोनिया के बारे में बताना है कि जब ये साइकोमोटर सिम्टम्स जो है एक्सट्रीम फॉर्म ले लेते हैं तो कैटाटोनिया भी जो है वो हो जाता है। क्लियर? लिख पाओगे जो भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे सेक्शन 30 मतलब सेक्शन ई से क्वेश्चन नंबर 32 को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। बार बार मैं बोलती हूँ, इंट्रोडक्शन, मेन पार्ट, फ्लो चार्ट। यहाँ पे फ्लो चार्ट बिल्कुल बन सकती है, देखो कैसे बनेगी। जस्ट क्या करना है, जैसे अगर हम सिम्टम्स की बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पे हमने लिखा सिम्टम्स। फिर 3 तरह के सिम्टम्स होते हैं, हमने लिखा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड साइकोमोटर सिम्टम्स। अब पॉजिटिव में भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे डिल्यूजन्स होते हैं, हेल्यूसिनेशंस होते हैं। इसके अलावा आपका एक और कौन सा होता है, मुझे नाम याद नहीं रहते, मैंने बताया ना आप लोगों को। हाँ, तो डिल्यूजन हो गया, हेल्यूसिनेशंस हो गए आपके, और हेल्यूसिनेशंस के अलावा ऑल्फैक्टरी, गस्चर, वेट, यहाँ से बनाते हैं फ्लो चार्ट। हाँ, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर। तो ये हमने यहाँ पे तीनों को यहाँ पे लिख दिया पॉजिटिव के अंदर। फिर जो हमारे नेगेटिव हैं, नेगेटिव के अंदर भी होते हैं जैसे ब्लंटेड इफेक्ट, फ्लैट इफेक्ट, लॉस ऑफ वॉल्यूशन, सोशल विड्रॉल। तो 4 यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, देखो तो हमने ये 4 बना दिया आपके, फ्लैट इफेक्ट, ब्लंटेड इफेक्ट, लॉस ऑफ वॉल्यूशन एंड 4th वन। हमने इसमें कैटाटोनिया की बात करी तो साइकोमोटर हमने लिखा, कैटाटोनिया लिखा। अब कैटाटोनिक स्टुपर, कैटाटोनिक रिजिडिटी, कैटाटोनिक पोस्चर अब मैं लिख दूं, ठीक है, तो आपको याद रहेगा। देखो सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया, राइटिंग मेरी थोड़ी जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, समझ लेना आप। पॉजिटिव symptoms, okay, negative symptoms, psychomotor, symptoms, okay, psychomotor में हमने बात करी कैटाटोनिया,
कैटाटोनिया स्टupor, कैटाटोनिया रिजिडिटी एंड कैटाटोनिया पोस्चरिंग। ठीक है, इसमें कोई चीज भी अगर ऐसा है ऊपर नीचे तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको करेक्ट कर लेना। मैं बार बार बोलती हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने जो लिखवाया बस वही आप कॉपी करो, ऐसा मत करना। ठीक है, फिर नेगेटिव में हमने बात करी किसकी, फ्लैट इफेक्ट, ब्लंटेड इफेक्ट, लॉस ऑफ वॉल्यूशन, सोशल विथड्रॉल। ठीक है, पॉजिटिव में हमने आपके बात करी डिल्यूजन्स। अब देखो डिल्यूजन्स भी 4 तरह के होते हैं। आप चाहो तो यहां पे ऐसे एक ऐसे लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, और फिर यहां पे लिख दो डिल्यूजन्स ऑफ कंट्रोल, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो 4 आप यहां पे लिख सकते हो। देन है आपका हेल्यूसिनेशंस, तो हेल्यूसिनेशंस हमने यहाँ पे लिख दिया। और फिर हमारा क्या था, थॉट कंट्रोल, दैट इज फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर। क्लियर, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर। ओके, अब बस यहाँ पे जो हमको लाइंस ड्रॉ करनी है वो हम कर देंगे। ठीक है, सो इससे कैटाटोनिया होता है, साइकोमोटर सिम्टम्स के एक्सेसिव हो जाने से कैटाटोनिया होता है। और कैटाटोनिया भी 3 तरह का है, कैटाटोनिक स्टupor, कैटाटोनिक रिजिडिटी, कैटाटोनिक पोस्चरिंग। ठीक है, नेगेटिव में फ्लैट, ब्लंट एंड दिस। सो बस इस तरह से आपको अपना फ्लो चार्ट जो है वो ड्रॉ करना है। क्लियर, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ये। अगर आप मतलब पूरा ऐसे अच्छे से ड्रॉ करेंगे ना किसी भी क्वेश्चन के आंसर में, स्पेशली लॉन्ग या जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप 2 वगैरह हैं, तो आप देखिएगा बहुत अच्छे आपको जो है मार्क्स आप उसमें स्कोर कर सकते हो। और बस ड्रॉ तो बस आपको एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छे से एक फॉर्मेट में पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन F, दैट इज केस स्टडीज। यहाँ पे जस्ट 2 केस स्टडी है ना, केस स्टडी 1, केस स्टडी 2। इसके बेसिस पे 33, 34 and 35, 36 क्वेश्चन दे विल आस्क फ्रॉम यू एंड ईच क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स एंड 30 वर्ड लिमिट। ठीक है, तो बस केस को पढ़ो और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस को आंसर करो। देखो, केस स्टडी 1, द 3 मेजर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, दैट इज फिजिकल एंड एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। दीज आर स्ट्रेसेस दैट वी जनरेट आवरसेल्व्स इन माइंड। 3 तरह के स्ट्रेस होते हैं, फिजिकल होते हैं, एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल और सोशल। मतलब फिजिकल एनवायरमेंटल एक ही है, देन साइकोलॉजिकल एंड सोशल। ये स्ट्रेसेस हम बहुत बार अपने मन में खुद से भी डेवलप करते हैं। पर्सनल होते हैं, यूनिक होते हैं किसी पर्सन को जो एक्सपीरियंस करता है उन्हें, और इंटरनल सोर्स ऑफ स्ट्रेस भी होते हैं। बहुत बार हम चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब चिंता करने लग जाते हैं, टेंशन लेने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमको एंग्जाइटी होती है, हम डिप्रेस फील करते हैं। These are not only symptoms of stress, but they cause further stress for us. तो ये सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स ही नहीं है स्ट्रेस के, पर ये और ज़्यादा स्ट्रेस को कॉज करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के, जैसे फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्लिक्ट, इंटरनल सोशल प्रेशर एक्सेट्रा। तो इन शॉर्ट आपको बस ये समझना है कि ये कहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन। वो बिल्कुल ऐसे घुमा फिरा के आपको कुछ जो है केस स्टडी देंगे आपके चैप्टर से ही, लेकिन कुछ ऐसा लेंगे कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो। ठीक है, बट आपको इतना ध्यान रखना है कि मेन कोर क्या है, स्ट्रेस। ठीक है, अब इसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आंसर कर सकते हो। जैसे एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, तो हमने बता दिया कि एक होता है फिजिकल एनवायरमेंटल स्ट्रेस, एक होता है फिजिकल स्ट्रेस, जो फिजिकल और एनवायरमेंटल स्ट्रेस है ना, एक होगा आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, और सेकंड जो थर्ड आपका है दैट इज सोशल स्ट्रेस। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ये आपका सोशल स्ट्रेस, ये आपका फिजिकल एनवायरमेंटल स्ट्रेस।
फिजिकल स्ट्रेस जो हैं वो होते हैं जो दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ आवर बॉडी, जैसे कि स्ट्रेन व्हेन वी ओवर एक्सर्ट आवरसेल्व्स फिजिकली, लैक ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट, सफर एन इंजरी और फेल टू गेट इनफ स्लीप। तो ये फिजिकल हो गए। इन्वायरमेंटल कौन से हो गए? जो स्ट्रेस आपको सराउंडिंग से मिल रहे हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन हो रही है, क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया, नॉइज पॉल्यूशन हो रही है, हीट ऑफ द समर, विंटर कोल्ड, आप इसको रेसिस्ट नहीं कर सकते, तो वो आपको इन्वायरमेंटल स्ट्रेस देते हैं। ठीक है। जो हमारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होते हैं वो हमारे माइंड के अंदर जनरेट होते हैं, ये पर्सनल होते हैं, यूनिक होते हैं, और इनके थ्रू हम इंटरनल सोर्स ऑफ स्ट्रेस जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। थर्ड, जो हमारे सोशल स्ट्रेस होते हैं वो तब होता है जब आप किसी के साथ में इंटरेक्ट करते हो, लोगों के साथ में इंटरेक्ट करते हो। सोशल इवेंट्स जैसे डेथ या इलनेस इन द फैमिली, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप, ट्रबल विथ नेबर्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं सोशल स्ट्रेस के। क्लियर? तो ये आपको 3 टाइप्स ऑफ मतलब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो होते हैं या जो भी स्ट्रेस हम डिस्कस करे थे वो आपको बताना है। क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट है व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सोशल स्ट्रेस। अब जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि कोई सोशल इवेंट है, जैसे मान लो आपकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई या कोई बहुत लंबे समय से बीमार है, आपकी रिलेशनशिप लोगों के साथ में अच्छी नहीं है, नेबर्स के साथ में अच्छी नहीं है, ट्रबल चल रहा है, तो वो सोशल स्ट्रेस होते हैं। ये स्ट्रेस पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं। जैसे किसी को कोई पार्टी अटेंड करना स्ट्रेसफुल हो सकता है ना, किसी को मतलब शाम के समय में बस घर पे रहना, शांत रहना ये अच्छा लगता है, लेकिन अगर उसको बाहर जाने को बोलो तो उसके लिए वो चीज़ बड़ी स्ट्रेसफुल हो जाती है। ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन चीज़ें डिफर करती हैं। ओके, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सोशल स्ट्रेस। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, फटाफट से आंसर कर देना। नाउ केस स्टडी 2। Since the word abnormal literally means away from the normal, it implies deviation from some clearly defined norms or standards. अब जो वर्ड है abnormal, इसका मतलब होता है नॉर्मल से दूर होना, मतलब आप नॉर्मल नहीं हो, मतलब आप कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ नॉर्म्स से डेविएट कर रहे हो। साइकोलॉजी में we have no ideal model or even normal model of human behavior to use as a base for comparison. साइकोलॉजी में कोई आइडियल या मॉडल या नॉर्मल मॉडल तो नहीं है बिहेवियर का कि बिहेवियर ऐसा होना चाहिए। Various approaches have been used in distinguishing between normal and abnormal behavior. पर हम कुछ अप्रोचेज यूज करते हैं जिसके थ्रू हम ये देख पाते हैं कि कौन सा बिहेवियर नॉर्मल है, कौन सा बिहेवियर एबनॉर्मल है। इन अप्रोचेज के थ्रू 2 बेसिक कन्फ्लिक्टिंग व्यूज होते हैं, एक डेविएशन फ्रॉम नॉर्म्स और दूसरा माल अडेप्टिव बिहेवियर। क्लियर? अब यहाँ पर कहाँ से क्वेश्चन आया? बिहेवियर से, एबनॉर्मल बिहेवियर से। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन है, देखो, हाउ डज डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स डिफाइन एबनॉर्मैलिटी। जब आप सोशल नॉर्म्स से डेविएट होते हो तो ये एबनॉर्मैलिटी को कैसे डिफाइन करता है? तो देखो, मैनी साइकोलॉजिस्ट हैव स्टेटेड दैट एबनॉर्मल इज सिंपली अ लेबल दैट इज गिवन टू अ बिहेवियरल विच इज डेविएंट फ्रॉम सोशल एक्सपेक्टेशंस। आप कैसे सोशल नॉर्म्स से डेविएट होते हो तो एबनॉर्मैलिटी होती है, तो उसमें बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि एबनॉर्मल तब होता है जब आप सोशल एक्सपेक्टेशन से डेविएट कर जाते हो, आप वो काम करते हो जो सोसाइटी नहीं चाहती है कि आप करो, तो मतलब आप सोसाइटी के अगेंस्ट में जा रहे हो। एबनॉर्मल बिहेवियर, थॉट्स या इमोशंस वो होते हैं जो डिफर करते हैं सोसाइटी के आइडिया ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग से। सोसाइटी चाहती है आप राइट साइड टर्न लो, लेकिन आप लेफ्ट साइड टर्न ले रहे हो, तो आप सोसाइटी के नॉर्म्स को डेविएट कर रहे हो। सोसाइटी के अपने नॉर्म्स होते हैं जो कि अनस्टेटेड रूल्स हैं, जो कहीं पर लिखे नहीं है, पर ऐसा हर एक सोसाइटी के अंदर होना चाहिए, यह सोसाइटी इंश्योर करती है। तो जब भी ऐसे थॉट्स या इमोशंस होते हैं जो सोसाइटल नॉर्म्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो उसे एबनॉर्मल कहा जाता है। क्लियर? Second or the last question of your paper, question number 36, that is how does maladaptive behavior describe abnormality. maladaptive behavior से कैसे abnormality होगी? तो देखो, बिहेवियर माल एडेप्टिव कब होगा, ये साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि बेस्ट क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द नॉर्मैलिटी ऑफ बिहेवियर इज नॉट वेदर सोसाइटी एक्सेप्ट इट, बट वेदर इट फॉस्टर्स द वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल एंड इवेंचुअली ऑफ द ग्रुप टू विच ही और शी बिलोंग्स। तो वो बोलते हैं माल एडेप्टिव बिहेवियर को ऐसे समझा जा सकता है कि नॉर्मल बिहेवियर का मतलब ये नहीं होता कि जैसा सोसाइटी बोल रही है आप वैसे ही चलो, बल्कि क्या सोसाइटी अपने लोगों का, ग्रुप्स का ध्यान रखती है, उनके वेलबींग के ऊपर फोकस करती है। तो वेलबींग मतलब सिर्फ मेंटेन या सर्वाइवल नहीं, बल्कि ग्रोथ और फुलफिलमेंट, यानी एक्चुअलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल, जो हमने मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की में पढ़ा हुआ है। तो अगर ये वेलबींग को इंश्योर किया जा रहा है तो वो नॉर्मल बिहेवियर हमको देखने को मिलता है, अदरवाइज माल एडेप्टिव बिहेवियर हमें देखने को मिलता है सोसाइटी के अंदर। तो इन दिस वे माल एडेप्टिव बिहेवियर डिस्क्राइब्स एबनॉर्मैलिटी। क्लियर?
कोई डाउट है यहाँ तक? सो दैट इज ऑल अबाउट योर पेपर नंबर 8, जहां पर हमने 36 क्वेश्चंस को आंसर किया, सारे पैटर्न को भी समझा और कैसे क्वेश्चंस को आंसर करना है ये भी इन डिटेल में दिखा। आई होप सो यहाँ तक इतने में कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर और भी पेपर्स को हम सॉल्व करेंगे। आप इस पेपर को सॉल्व करो, आपको कोई भी डाउट आता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो, और जैसा मैंने आपको कहा है कि प्रैक्टिस करते रहो, साथ साथ में आंसर्स को लिखो, अपने से पॉइंट्स ऐड ऑन करो, और फिर उसके बाद में सेल्फ इवेल्युएशन करो, ठीक है, कि आप कितना अच्छा आंसर्स लिख रहे हो। आप ऐसे ही आंसर्स बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो आपको कितने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अपने आंसर्स को अपने टीचर्स से भी क्रॉस चेक आप करवा सकते हो, ठीक है, हमसे भी करवा सकते हो, ठीक है, आप हमको भेजो, मेल करो, हम आपके आंसर्स भी चेक करके देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ाई करो और बस एक डिसिप्लिन जो है मेंटेन करके रखो। अभी कुछ टाइम तक, जब तक बोर्ड एग्जाम्स तो हो रहे हैं तब तक तो एटलीस्ट करके ही रखो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बस जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेते हुए जाओ कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे कि आप जानते हो, डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है, आप उसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, दैट इज www.magnetbrains.com, इसे आप जैसे ही गूगल पे एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर हमारे टॉपर्स भी हैं, सारी क्लासेस भी हैं, सारे टॉप कोर्सेज भी हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशन है विथ बेस्ट टीचर्स। तो आप जैसे ही वेबसाइट एक्सेस करते हो आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे। आपको जो कोर्स पढ़ना है उस पर क्लिक करना, उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, आपको सारी क्लासेज आ जाएंगी। आपको जो क्लास पढ़ना है उस पर क्लिक करना, सारे सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट में जो भी पढ़ना है वॉच नाउ पे क्लिक किया, फिर सारे चैप्टर्स आ गए, फिर चैप्टर पे क्लिक किया तो सारे सब टॉपिक्स आ गए। तो सब ऐसे आप बहुत ही ईजिली एक्सेस कर सकते हो, और जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे आपका वीडियो ओपन हो जाएगा। तो दैट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम यहाँ पर आपसे कोई फीस, कोई पेमेंट, कोई पेड सब्सक्रिप्शन कुछ भी नहीं लेंगे, ना ही आपको कोई कूपन भेजेंगे। एवरीथिंग इज जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इजीली जो है वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, सारे लेक्चर्स को देख सकते हो एक सीक्वेंस मैनर में, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको ढूंढने में, ठीक है। और साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स को आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर एक्सेस कर सकते हो। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी बताओ मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में, ताकि वो भी इस 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें। और इसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आया है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12th तक के मैग्नेट ब्रेन्स बुक्स एंड ई बुक्स। तो आप भी उन बुक्स को एक्सेस कर सकते हो, उन बुक्स को आप ले सकते हो। डिफरेंट कैटेगरीज में बुक्स डिवाइडेड हैं, आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म फिल करो और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स भी हैं, तो आप चाहो तो वो नोट्स भी ले सकते हो। क्लियर? आई होप सो ये सारी चीजें समझ में आई हैं। अब अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ में है ही। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। और हाँ, जाते जाते वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी